स्टैंडर्ड 9th साइंस। इस वीडियो में हम सेक्शन डी के विषय में अध्ययन करेंगे। सेक्शन डी में 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 8 प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें से 5 प्रश्न लिखने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक होते हैं, इसलिए 5 गुणे 4 बराबर 20। तो 20 नंबर का ये सेक्शन है। तो सेक्शन डी के बारे में हमें अध्ययन करना है। इससे पहले वीडियो को शुरू करें कि हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस के एनुअल एग्ज़ाम के पेपर की चर्चा कर लें। तो साइंस के एनुअल एग्ज़ाम के पेपर में 4 सेक्शन आते हैं, ए, बी, सी और डी। सेक्शन ए में 1 नंबर के 24 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक होंगे। तो ये सेक्शन 24 नंबर का होगा। तो इस 24 नंबर में 6 बहुविकल्पिक प्रश्न होंगे, 6 या 7 खाली जगह होगी, 4 या 5 सत्य असत्य और बाकी के 1 वाक्य में उत्तर दीजिए, ऐसे प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर सेक्शन ए में 1 नंबर के 24 प्रश्न होंगे, तो पूरा सेक्शन 24 नंबर का होगा। सेक्शन बी में 2 नंबर के प्रश्न होंगे, जिसमें 13 प्रश्न पूछे होंगे। आपको कोई भी 9 प्रश्न लिखने हैं। कोई भी 9 प्रश्न का मतलब जो 9 प्रश्न आपको अच्छे ढंग से आते हैं वो 9 प्रश्न आपको लिखने हैं। तो ये सेक्शन 18 नंबर का होगा। सेक्शन सी में 3 नंबर के प्रश्न होंगे, 9 प्रश्न पूछे होंगे। उसमें से कोई भी आपको 6 प्रश्न लिखने होंगे। एक प्रश्न के 3 अंक हैं, इसलिए पूरा सेक्शन 18 नंबर का होगा। सेक्शन डी में 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 8 प्रश्न पूछे होंगे और आपको 5 प्रश्न लिखने होंगे और पूरा सेक्शन 20 नंबर का होगा। इस प्रकार से सेक्शन ए 24 नंबर का, सेक्शन बी 18 नंबर का, सेक्शन सी 18 नंबर का, सेक्शन डी 20 नंबर का, टोटल 80 नंबर का आपका वार्षिक का पेपर आएगा। अच्छा, इस पेपर में आपको सबसे अच्छी बात यह है कि सेक्शन बी में 13 प्रश्न पूछे जाएंगे और लिखने हैं 9। सेक्शन सी में 9 प्रश्न पूछे गए हैं और उसमें से लिखने हैं 6। सेक्शन डी में 8 प्रश्न पूछे गए हैं और लिखने हैं 5। तो यहाँ पर आपके पास चॉइस रहेगी, आप अपने अच्छे प्रश्नों को वहाँ लिख पाएंगे। तो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना, इस चैप्टर में से कुछ आईएमपी प्रश्न जो है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे नंबर 1, रुदरफोर्ड के प्रयोग का संक्षिप्त में वर्णन करो। इस प्रयोग के अवलोकन बताओ। ये सबसे मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, हर बार वार्षिक परीक्षा में पूछा जाता है। रुदरफोर्ड के प्रयोग का संक्षिप्त में वर्णन करो, इस प्रयोग के अवलोकन बताओ। तो रुदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था कि सोने की पन्नी, ये गोल गोल जो बताया वो सोने की पन्नी है, सोने की पतली परत वाली पन्नी पर तेज चलने वाली अल्फा कणों को उस पर से टकराया। तो उसने देखा कि अधिकांश अल्फा कण सीधे गुजर जाते हैं और बहुत कम अल्फा कण उसके केंद्र से टकराकर अपनी दिशा बदलते हैं, मार्ग की दिशा बदलते हैं। यानी कि बहुत कम कण विक्षेपित होते हैं, यानी अपनी दिशा बदलते हैं। तो यहाँ पर इस प्रयोग में उसने देखा कि अधिकांश अल्फा कण सीधे गुजर जाते हैं, बहुत कम अल्फा कण सोने की पन्नी की परत से टकराकर अपनी दिशा बदलते हैं। तो प्रत्येक 12,000 कणों में से
एक कण वापस आता है यानी अपनी दिशा बदलता है, उस पर से उसने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के भीतर का अधिकांश भाग खाली है। दूसरा निष्कर्ष निकाला कि परमाणु में धन आवेशित भाग बहुत कम है, जो उसका केंद्र वाला धन आवेशित भाग है वो बहुत कम है। और इन सब के आधार पर रुदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया। उसने बताया कि परमाणु का केंद्र धन आवेशित होता है जिसे नाभि कहते हैं। दूसरा कि परमाणु के केंद्र के बाहर वृत्ताकार मार्ग पर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तीसरा उसने कि परमाणु के केंद्र का आकार परमाणु की तुलना में कम होता है। इस प्रकार उसने अपना मॉडल दिया। तो आपको अगर रुदरफोर्ड का प्रयोग पूछे तो आपको लिखने का कि रुदरफोर्ड ने सोने की पन्नी की पतली परत पर तेज चलने वाली अल्फा कणों को जब टकराया तो उसने देखा कि अधिकांश अल्फा कण सीधे गुजर जाते हैं और बहुत कम अल्फा कण परत सोने की पन्नी की पतली परत से टकराकर अपनी दिशा बदलते हैं, यानी कि बहुत कम अल्फा कण विक्षेपित होते हैं यानी अपनी दिशा बदलते हैं। उस पर से उसने निष्कर्ष निकाला कि नंबर 1, परमाणु के भीतर का अधिकांश भाग खोखला होना चाहिए, यानी कि परमाणु का अधिकांश भाग जो है अंदर का वो खाली होना चाहिए, यानी परमाणु खोखला होना चाहिए। नंबर 2, परमाणु में धन आवेशित भाग बहुत कम होता है और इसके आधार पर उसने अपना परमाणु मॉडल दिया कि परमाणु का केंद्र धन आवेशित होता है। दूसरा, परमाणु के केंद्र के बाहर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग पर गति करते हैं। नंबर 3, परमाणु का नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में कम होता है। दूसरा प्रश्न है, नील्स बोहर ने प्रस्तुत की परमाणु संरचना के विषय की अभिधारणाएं बताइए। तो आपको नील्स बोहर ने प्रस्तुत की परमाणु संरचना के विषय की अभिधारणाएं बताओ, ऐसा प्रश्न पूछे तो आपको लिखने का कि सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के केंद्र के बाहर एक वृत्ताकार मार्ग पर गति करते हैं और उस वृत्ताकार मार्ग को कक्षा कहते हैं। तो यहाँ पर परमाणु जो है, परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं और इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाते हैं, गति करते हैं, उसको कहते हैं कक्षा। दूसरा कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा विकिरण नहीं होती है, यानी तब वो अपनी ऊर्जा का व्यय नहीं करते, विकिरण स्वरूप में उसको त्याग करते नहीं हैं। तो इसलिए इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। तो इन कक्षाओं को क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर। तो आपको लिखने का कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, यानी ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते हैं। दूसरी बात कि इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो यहाँ पर नील्स बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर परमाणु की 4 कक्षा है, के, एल, एम और एन। पहली कक्षा को के, दूसरी को एल, तीसरी को एम और चौथी को एन। तो यहाँ पर कक्षा में रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र 2n², जहाँ पर n बराबर है कक्षा की संख्या। अगर n बराबर 1 लिखते हैं तो यहाँ पर n बराबर 1 यानी कक्षा की संख्या 1, तो पहली कक्षा को k कहते हैं। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 2, यहाँ पर 2 लिखेंगे। n यानी कक्षा की संख्या, तो कक्षा की संख्या 1 है, यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 1 का वर्ग 1 होता है, तो 2 एकम 2। तो पहली कक्षा में महत्तम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो 2, n बराबर 2 यानी दूसरी कक्षा, तो उसको बोलेंगे L।
तो यहाँ पर 2 की जगह पर 2, n की जगह पर 2 लिखेंगे तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8। तो दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। n बराबर 3 यानी तीसरी कक्षा। तो यहाँ पर m, तो यहाँ पर 2 वैसे का वैसे ही आएगा, n की जगह पर 3 आ जाएगा, 3 का वर्ग यानी 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। n बराबर 4 यानी चौथी कक्षा n, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर n की जगह पर 4 आएगा, 4 का वर्ग यानी 16 दूनी 32। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पर नील्स का जो परमाणु मॉडल था उसमें उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। अच्छा, जब वो इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो ऊर्जा का विकिरण नहीं होता, यानी ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं, यानी उन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो यहाँ पर परमाणु की 4 ऊर्जा स्तर है, यानी 4 कक्षा है। पहली कक्षा K, दूसरी L, तीसरी M और चौथी N। अच्छा, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है 2n²। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32। प्रश्न नंबर 3, अंतर दीजिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में अंतर लिखना है। प्रोटॉन को P से दर्शाते हैं, न्यूट्रॉन को N से दर्शाते हैं। प्रोटॉन धन आवेशित होता है, यानी उस पर प्लस का चार्ज होता है। न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है, यानी उस पर कोई आवेश होता नहीं है। अच्छा, प्रोटॉन की खोज थॉमसन ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, ऐसा भी एक अंतर लिख सकते हैं। तो प्रोटॉन को P से दर्शाते हैं, न्यूट्रॉन को स्मॉल n से दर्शाते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन की खोज थॉमसन ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। दूसरा अंतर लिखना है परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु के केंद्र में रहे प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। तो परमाणु के केंद्र में रहे प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि नई किताब जो NCERT है उसमें ऐसा लिखा है कि प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। इसके पहले जूनी किताब में ऐसा था कि प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा समान होती है। इसलिए आप परिभाषा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, अथवा नई किताब के आधार पर आप लिख सकते हैं कि परमाणु के केंद्र में रहे प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं? तो P यानी प्रोटॉन और N यानी न्यूट्रॉन, और यहाँ पे प्लस लिखा है यानी इनका जोड़ किया है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि परमाणु के केंद्र में रहे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखने का कि परमाणु के केंद्र में रहे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु संख्या को Z से दर्शाते हैं और परमाणु द्रव्यमान को A से दर्शाया जाता है। तो परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान के बीच में अंतर, परमाणु के केंद्र में रहे प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु के केंद्र में रहे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु संख्या को Z से दर्शाते हैं और परमाणु द्रव्यमान को A द्वारा दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक तत्व X का परमाणु उसकी M कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन रखता है। यह हमें प्रश्न दिया गया है। अब इसके आधार पर 4 प्रश्न पूछे। A, तत्व X की इलेक्ट्रॉन रचना लिखो। तो यहाँ पर देखिए एक तत्व X है और उसका परमाणु M कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन रखता है।
इसका मतलब कि परमाणु की कितनी कक्षा होती है, हमको मालूम है 4, K, L, M और N। अब इसने कहा है कि M कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। इसका मतलब कि पहली कक्षा K जो है वो पूरी भरी हुई है, तो उस K में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। और L भी पूरी भरी है, तो इसका मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8। तो इस तत्व X की इलेक्ट्रॉन रचना हमको लिखनी है, तो आएगा 2, 8, 7। तो पहले प्रश्न ए का उत्तर आएगा तत्व X की इलेक्ट्रॉन रचना लिखो। तो तत्व X की इलेक्ट्रॉन रचना 2, 8, 7। क्यों? क्योंकि तत्व X का परमाणु M कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रखना है, 7। इसका मतलब कि उसकी पहली दूसरी कक्षा दोनों पूरी भरी हुई है, तब तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 7। इसलिए यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉन रचना आएगी 2, 8, 7। अब बी प्रश्न, तत्व X की परमाणु संख्या बताओ। तो परमाणु संख्या यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो आपको यहाँ पर ये जितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं उनको जोड़ देना है। 2, 8, 10, 10 और 7, 17। तो यहाँ पर तत्व X की परमाणु संख्या, तो तत्व X की परमाणु संख्या आएगी 17। तीसरा प्रश्न सी, तत्व X धातु है या अधातु, यह बताओ। तो यहाँ पर देखिए तत्व की बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, और जिसकी बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन लेता है और 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अष्टक रचना पूर्ण करता है और ऋण आयन बनाता है। तो यहाँ पर ऋण आयन बनाएगा, तो इसका मतलब कि तत्व X अधातु तत्व है। जिस तत्व की बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी अष्टक रचना पूर्ण करता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेता है इसलिए वो ऋण आयन बनाता है, और ऋण आयन कौन बनाता है, तो अधातु। तो इसलिए तत्व X अधातु है। अब यहाँ पर आपको डी, तत्व X कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए कि परमाणु संख्या 17 दी गई है। यहाँ पर परमाणु संख्या कितनी है, 17। उसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, और वो अधातु तत्व है। तो ये सब गुणधर्म रखने वाला तत्व क्लोरीन है। तो वो X तत्व कौन सा होगा, तो वो X तत्व होगा क्लोरीन। तो इस प्रकार से हमको चारों प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छी कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।